नमस्कार। आज हम सप्लाई चेन्स यानी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सोचिए आप सुपरमार्केट गए और क्या कहते हैं, टॉयलेट पेपर गायब। अजीब है ना? पर ये कोई कोविड-19 की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो 1973 में हुआ था। जॉनी कार्सन का एक मजाक था बस। तो ये दिखाता है कि ये सप्लाई चेन्स कितनी नाजुक हो सकती हैं। हमारी आज की चर्चा डस्टिन बर्ग के एक टेड टॉक पर आधारित है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि सप्लाई चेन्स आखिर बार-बार टूटती क्यों हैं और इन्हें ज्यादा रेजिलिएंट मतलब ज्यादा लचीला कैसे बनाया जा सकता है, खासकर तब जब संकट आता है और पुराने तरीके वो उतने काम नहीं आते। तो पहले ये समझें ये सप्लाई चेन होती क्या है। बहुत सुनते हैं हम। हाँ, देखिए, सप्लाई चेन सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी चीज का सफर है। मतलब कच्चे माल रॉ मटेरियल से शुरू होकर सप्लायर तक, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और आखिर में हम तक, ग्राहक तक। अच्छा। कुछ बहुत आसान होती हैं, जैसे आपने मंडी से स्ट्रॉबेरी खरीद ली, सीधी सी बात। और कुछ बेहद जटिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, वो सब। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। हमने देखा है हाल के सालों में आपदाएं आती हैं, महामारी आती है और सप्लाई चेन ठप। और सलाह वही घिसी पिटी मिलती है, अरे भाई जोखिम फैलाओ, डाइवर्सिफाई करो, बेहतर फोरकास्टिंग करो, मतलब मांग का अंदाजा सही लगाओ, बफर रखो, ज्यादा इन्वेंट्री रखो। लेकिन सवाल ये है कि कंपनियां ये सब करती क्यों नहीं है अक्सर? मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, पर इसकी मुख्य वजह है लागत और कंपीटिंग प्रायोरिटीज। मतलब जब संकट नहीं होता तब सारा जोर एफिशिएंसी पर होता है, कम लागत, ज्यादा मुनाफा। बिल्कुल। ऐसे में फालतू इन्वेंट्री रखना या एक्स्ट्रा मशीनें रखना, ये सब महंगा पड़ता है। स्टीप कंपटीशन है भाई। और एक और चीज है, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। जैसे कोविड में टॉयलेट पेपर की कमी हुई। अब कैपेसिटी तो थी, पर वो कमर्शियल साइज के बड़े रोल बनाने की थी। हाँ, वो ऑफिस वाले। बिल्कुल। घरों वाले छोटे रोल बनाने की कैपेसिटी उतनी नहीं थी। तो दिलचस्प बात यह है कि कम लागत और ग्राहकों को ज्यादा वैरायटी देने के चक्कर में हमने एफिशिएंसी को इतना जरूरी मान लिया कि रेजिलियंस, मतलब वो लचीलापन, वो पीछे छूट गया। सही कहा है। तो अगर पुराने तरीके, मतलब ये इन्वेंट्री रखना, डाइवर्सिफाई करना, ये काफी नहीं है, तो फिर नए उपाय क्या है? मैंने सुना पहला सुझाव है जोखिम को साझा करना, शेयरिंग रिस्क। ये कैसा है? बीमा जैसा? हाँ, कुछ बीमा जैसा ही समझिए इसे। जैसे हम कार बीमा लेते हैं ना, कम संभावना वाली, पर अगर हो गई तो बहुत असर डालने वाली घटना के लिए। हाँ। वैसे ही किसी एक इंडस्ट्री के कई लोग मिलकर जो जरूरी चीजें हैं, जैसे दवाइयों के APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अच्छा, APIs। हाँ, या कोई खास मशीनरी, उसका अतिरिक्त स्टॉक रखने का खर्च आपस में बांट सकते हैं। फिर जब संकट आए तो इस साझा रिसोर्स का इस्तेमाल हो सकता है। ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये फिजिकल रिसोर्स तैयार रखना है। और क्योंकि इसका भुगतान होगा, इसे बर्बादी नहीं समझा जाएगा। ये दिलचस्प है, साझा संसाधन। लेकिन जोखिम साझा करने के लिए ये जानना तो जरूरी होगा ना कि किसका जोखिम किससे मिलता है, कहाँ क्या कमी आ सकती है। यहीं पर शायद दूसरे उपाय की जरूरत पड़ती है, जबरदस्त पारदर्शिता, रेडिकल ट्रांसपेरेंसी जिसे कह रहे हैं। बिल्कुल सही, रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। जैसे आजकल देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की कमी, गाड़ियां देर से मिल रही हैं। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है ये तो। और मजे की बात यह है कि ऑटो इंडस्ट्री तो जानी जाती है अपने सप्लायर कोलैबोरेशन के लिए, फिर भी वो हैरान रह गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिक्कत सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की नहीं थी। देखिए हुआ क्या, महामारी आई, कार कंपनियों ने चिप के ऑर्डर कम कर दिए या रद्द कर दिए। हाँ, बिक्री गिर गई थी। उसी वक्त घर बैठे लोगों ने टैबलेट, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, इनकी मांग एकदम से बढ़ा दी। अच्छा। फिर ऊपर से जापान में एक बड़े चिप प्लांट में आग लग गई। तो जब कारों की बिक्री वापस पटरी पर आई, चिप्स तो पहले से ही बैक ऑर्डर पर थे। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्ड का मुकाबला शायद टोयोटा से नहीं, बल्कि प्लेस्टेशन 5 बनाने वाली सोनी से हो रहा था, उसी एक चिप के लिए। अरे बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, तो अगर इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, हमें सिर्फ अपने सप्लायर को नहीं जानना, हमें जानना है कि सप्लायर का सप्लायर कौन है और उनसे और कौन कौन खरीद रहा है। ये सीधी सप्लाई चेन है ही नहीं, ये एक सप्लाई वेब है, एक पूरा जाल। समझ गया, एक जटिल जाल। और इतने सारे कनेक्शंस, इतना सारा डेटा, ये सब संभालना सप्लाई चेन मैनेजर्स के लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। तो क्या तीसरा उपाय इसी मुश्किल से जुड़ा है? स्वचालित सिफारिशें।
ऑटोमेटेड रिकमेंडेशंस। तो सही पकड़ा आपने। यहीं पर टेक्नोलॉजी मतलब एआई और मशीन लर्निंग काम आते हैं। ये लाखों डेटा पॉइंट्स को देख सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं और किसी संभावित समस्या का पता पहले ही लगा सकते हैं। अच्छा, कैसे? वो न सिर्फ मैनेजर्स को आगाह कर सकते हैं बल्कि कदम भी सुझा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की कमी का ही उदाहरण लें। मान लीजिए उत्पादन घटा, फिर कोई तूफान आ गया, फिर मौसम बिगड़ गया, पैकेजिंग की मांग बढ़ गई, उधर ट्रकों का किराया बढ़ गया। एक कंप्यूटर इन सब अलग अलग कड़ियों को जोड़कर पहले ही चेतावनी दे सकता था कि भाई दिक्कत आने वाली है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री करती है। यात्रियों की देरी, फ्लाइट्स को मैनेज करने के लिए वो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी लगता है। और ये सब इसलिए भी जरूरी है ताकि हम वो 2009 वाली गलती ना दोहराएं, जब H1N1 फ्लू आया था और N95 मास्क की भयानक कमी हो गई थी। हाँ, वो एक बड़ा सबक था। तो कुल मिलाकर बात यह है, हमने आज 3 जुड़े हुए विचारों पर बात की। जोखिम साझा करना, जबरदस्त पारदर्शिता लाना और टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटेड रिकमेंडेशंस पाना। ये तरीके शायद हमारी सप्लाई चेन्स को ज्यादा रिजिलियंट बना सकते हैं, और वो भी बिना एफिशिएंसी को पूरी तरह कुर्बान किए। बिल्कुल। अब जरूरत इस बात की है कि हम पुरानी सोच से आगे बढ़े, रुकना नहीं है। व्यापार और सरकारों को मतलब बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर सोचना होगा कि इन नए विचारों को अमल में कैसे लाया जाए, ताकि आगे जब कोई संकट आए तो हमारी सप्लाई चेन्स और हम सब ज्यादा तैयार हो, ज्यादा लचीले। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। इस बेहद जटिल सप्लाई वेब को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक बिल्कुल अलग थलग से दिखने वाले सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी, भले ही हमारे पास कितने भी अच्छे प्लानिंग टूल्स क्यों ना हो, वो कमी कहीं और किसी दूसरी जगह एक बड़ी अप्रत्याशित कमजोरी पैदा कर दे? सोचने वाली बात है।